हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम ILC। और आज का हमारा हिंदी सब्जेक्ट में जो हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 अथवा उससे अधिक वर्षों की साहित्यिक धारा का इतिहास है। इस काल विभाग में आए इतिहास का भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में वर्गीकरण किया है और उसका भिन्न भिन्न नामकरण किया है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल शास्त्रत्यायन, मिश्र बंधु आदि विद्वान इसमें सम्मिलित हैं। आचार्य शुक्ल के शब्दों में साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रामाणिक इतिहासकार हैं। इनके परवर्ती अधिकांश इतिहासकारों ने इन्हीं की काल विभाजन के मानदंड को स्वीकार किया है। मतलब हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहास में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। यही वजह है कि हिंदी साहित्य के जितने भी इतिहासकार हैं, उन्होंने अधिकांशतः इतिहासकारों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही स्वीकार किया है, उसको माना है। बात करते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन। तो ये 4 भागों में इसको बांटा गया था। वीर गाथा काल, जिसको आदिकाल कहते हैं, जिसका समय था संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा है भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका समय है संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा है रीति काल, इसको उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो समय है वो रहा है संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल, इसको गद्य काल के नाम से जानते हैं, और इसका समय रहा है संवत 1900 से अब तक। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल को आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय रहा है आदिकाल का, वो समय कब से कब तक रहा है 1050 से 1375 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल कहा, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने इसका जो नामकरण था वो आदिकाल किया। इस काल में जो ज़्यादातर जो ग्रंथ थे वो रासो ग्रंथ लिखे गए, जैसे विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो इत्यादि। विद्यापति की कृति कीर्ति पताका और पदावली की रचना भी इसी काल में हुई थी। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और लोक साहित्य भी इस काल अवधि में काफ़ी मात्रा में लिखे गए। अब हम बात करते हैं आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं, यानी कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पहली है वो है वीर रस प्रधान। ये सभी लोग जानते हैं कि जो इस काल में क्या था, सबसे ज़्यादा जो रचनाएं हुई थी वो किस में हुई थी, वीर रस प्रधान रचनाएं हुई थी। इसलिए इस काल को क्या कहते हैं, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में क्या था, जो लेखक हुआ करते थे वो राजा के आश्रित होते थे, यानी कि राजा के आश्रय में रहते थे। तो उनको क्या होता था कि वो जो लेखक थे, उनको ना चाहते हुए भी राजा की वीरता और बहादुरी का और उनकी महानता का उनको बढ़ चढ़ के उनका वर्णन करना पड़ता था, जिससे जो राजा होते थे वो प्रसन्न होते थे, और उसके बदले वो क्या करते थे, उनको कुछ धन देते थे या प्रोत्साहन देते थे। तो इस प्रकार क्या था कि वीर रस, इसलिए क्या था कि जो वीर रस था वो क्या था कि इस वजह से भी इसको कहा जाता है क्योंकि जो उस समय राजे थे वो क्या थे, एक राजा अपना राज्य विस्तार करने के लिए दूसरे राज्य पे आक्रमण करता था। ठीक है, तो इस प्रकार इस काल में वीर रस से संबंधित जो रचनाएं थी वो ज़्यादा हुई, और इसीलिए इस काल को वीर रस प्रधान काल कहा जाता है। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का प्रतिपादन। इस काल में क्या था, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी
अच्छा वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि वीर गाथाओं में तो वीर रस आता है और श्रृंगार रस में श्रृंगार रस आता है। तो इस काल में क्या था, वीर रस प्रधान तो था ही, इसके साथ ही साथ श्रृंगार रस का भी इस काल में बहुत अच्छे से इसका प्रतिपादन या वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जैसा हमने पहले बताया कि जो इस काल में जो कवि होते थे, जो रचनाकार होते थे, वो क्या करते थे, वो राजाओं के आश्रयदाता होते थे। और मतलब ये जो राजा होते थे उनके आश्रयदाता होते थे। तो ये क्या करते थे, अपने आश्रयदाताओं की बढ़ चढ़ के प्रशंसा करते थे। और क्या करते थे कि अपने राजाओं को यानी अपने आश्रयदाता को ऊंचा दिखाने के लिए जो विरोधी होते थे तो उनको नीचे दिखाना क्या होता था, इनका पहला धर्म होता था। यानी कि वो अपने राजा की प्रशंसा के लिए उसका जो विरोधी होते थे उनको वो नीचा दिखाने का ही काम करते थे और हमेशा अपने राजा की बड़ाई करते थे, हमेशा अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करते थे। और इन कवियों ने कभी भी अपने आश्रयदाता को पराजित या कायर कभी नहीं दिखाया। नेक्स्ट है कल्पना का बाहुल्य, ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल की जो रचनाएं थी, यानी कि इन जो रचनाएं होती थी इस काल में, तो इन रचनाओं में क्या था, इतिहास प्रसिद्ध चरित्र होते थे। तो यानी कि जो इतिहास प्रसिद्ध चरित्र जो होते तो चरित्र नायकों को ही लिया जाता था। मतलब जो नायक होता था वो कोई ना कोई इतिहास प्रसिद्ध एक चरित्र होता था जिसको ही अपनी रचना में कवि लेते थे। लेकिन जो उनका वर्णन होता था वह ऐतिहासिक नहीं होता था, बल्कि उसमें बहुत सारी कल्पना से संबंधित काल्पनिक बातें होती थी। इसमें जो इसके जो कार्यकलाप की तिथियां होती थी वो भी क्या होता था, वो भी इतिहास से मेल नहीं खाते थे और इसमें इतिहास की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता देते थे। इसलिए इसमें ऐतिहासिकता का अभाव था और कल्पना की बाहुल्यता थी। नेक्स्ट है अप्रामाणिक रचनाएं। इस काल की रचनाएं अप्रामाणिक कह सकते हैं, मतलब प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस काल की रचनाओं में भाषा शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से कई रचनाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल के ग्रंथों की मुख्य विशेषता क्या थी? युद्ध और वीरता का वर्णन करना था। और ये जो युद्ध वर्णन होता था इतना सजीव होता था कि ऐसा प्रतीत होता था कि ये जो युद्ध है हम एक पढ़ नहीं रहे बल्कि इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वर्णन किया जाता था युद्धों का कि वो एक तरीके से जीवंत हो जाता था वो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता का अभाव। इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का अभाव भी देखने को मिलता है। इस काल में क्या था कि जो कवियों के जो आश्रयदाता होते थे तो उनका एक ही राष्ट्र होता था। मतलब होता क्या था कि राजाओं सभी जो भी राजा होते थे उनके अपने अपने 100 गांव, किसी के हो गए, किसी के 50 गांव होते थे। तो जिन राजाओं के जो अपने अपने गांव होते थे वो बस उतने गांव को ही अपना अपना राष्ट्र समझते थे। और शायद दुर्भाग्य ही था कि इसी वजह से राजाओं में आपसे संघर्ष हुआ और राष्ट्रीयता का अभाव उससे में देखने को मिला। नेक्स्ट है जनजीवन के चित्रण का अभाव। क्योंकि इस काल के कवियों ने क्या किया था, अपनों की झूठी प्रशंसा केवल करी और कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को, अपने राजाओं के, अपने आश्रयदाताओं के बारे में ही, उनकी ही प्रशंसा के काव्य लिखते रहे, रचनाएं लिखते रहे। और इसमें क्या हुआ, जो जनजीवन था तो उन्होंने वो जनजीवन को भूल गए और उन्होंने कहीं पे भी एक जनजीवन का चित्रण या जनसाधारण का चित्रण उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट काव्य के दो रूप। इस काल में काव्य के दो रूप मिलते हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। ठीक है, तो और ये जो काव्य हैं ये जैन साहित्य में चरित्र साहित्य हो गया, पुराण साहित्य हो गया, राम काव्य हो गया, कृष्ण काव्य हो गया, इस तरीके के काव्य देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और ये जो लोक साहित्य है, ये जो लिखे गए हैं, ये किस में लिखे गए हैं? गीति शैली में लिखे गए हैं।